हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बुक का रिव्यू करेंगे और ये बुक के बारे में कल डॉन न्यूज़पेपर में पूरा एक फ़ीचर आया था। और ये बुक का नाम है एंटर द ड्रैगन दी स्टोरी ऑफ चाइना मेरेकल। इस बुक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने अपने पेज पर शेयर किया है। और इस फाइल की को भी पीडीएफ फॉर्म में या दूसरा आपका जेपी जेपीजी फॉर्म में मैं करके तो फिर मैं अपनी पेज पर शेयर करूँगा। तो ये डिस्कस करते हैं। इस बुक में जो करंट चाइना है, मॉडर्न चाइना जिसे कहते हैं, मॉडर्न चाइना जो है वो 1 अक्टूबर 1949 से 1 अक्टूबर 19 1949 से जो ऑनवर्ड्स जो चाइना है उसको कहा जाता है मॉडर्न चाइना। और इसी को ही एक और नाम भी दिया जाता है जिसे कहा जाता है PRC और या फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। मॉडर्न चाइना का ये दो नाम है। एक और भी अक्सर बुक्स में या फिर डॉन न्यूज़पेपर में या और न्यूज़पेपर में एक और भी इसे नाम से याद किया जाता है और मेंशन किया जाता है, जिसे कहते हैं मेनलैंड ऑफ चाइना। तो ये इसके नाम है मॉडर्न चाइना के। तो इसके बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से 1949 से लेकर ऑनवर्ड्स जो भी चाइना ने प्रोग्रेस हासिल की है और जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं इसने, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इस बुक में मॉडर्न चाइना की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। और इस बुक में ये भी बताया गया कि किस तरीके से चाइना ने जो वेस्ट है उसका मुकाबला करते हुए, जापान का मुकाबला करते हुए और जो इंटरनल सिविल वॉर्स थी उसका मुकाबला करते हुए इमर्ज हुआ और आज जो एक प्रोमिनेंट कंट्री के तौर पे दुनिया के सामने आया है। और ये किस तरीके से क्या क्या स्ट्रगल्स की गई हैं, क्या क्या इसके पीछे चाइना ने सफ़र किया है, वो तमाम इस बुक में मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद ये बताया गया कि माओ ज़ेडुंग जो कि मॉडर्न चाइना के जो मेन लीडर हैं, माओ ज़ेडुंग, उन्होंने किस तरीके से चाइना को रीयूनिफाइड किया, उसको स्टेबलाइज्ड किया मेनलैंड चाइना को इतना सेवियर क्राइसिस के बाद के वेस्ट का भी मुकाबला करना था, जापान का भी मुकाबला करना था और सिविल वॉर का भी मुकाबला करना था। इतने ज़्यादा क्राइसिस के बाद कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं, लेकिन माओ ज़ेडुंग ने कंट्री को रीयूनिफाइड किया, स्टेबलाइज़ किया। ये किस तरीके से स्टेबलाइज़ किया ये इस बुक में बताया गया है। फिर उसके बाद ये बताया गया कि माओ ज़ेडुंग के इंतकाल के बाद, माओ ज़ेडुंग का इंतकाल हो गया था 1976 में, इनका इंतकाल हो चुका था। और 1976 के बाद जो लीडर आया उनका नाम था डेंग ज़ियाओपिंग। और डेंग ज़ियाओपिंग ने जिस तरीके से जो माओ ज़ेडुंग की लेगेसी को है उससे किस तरीके से कैरी किया, और साथ साथ उन्होंने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी जो है ना वो इस्टेब्लिश किया और एक इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना को दी। और वो जो चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसे कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म विद चाइनीज़ करेक्टरिस्टिक्स। के चाइना ने किस तरीके से जो है वो बेसिकली एक कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म को, ये जो पॉलिसी डेंग ज़ियाओपिंग ने की वो बेसिकली वो थी जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि फ्री इकोनॉमी का सिस्टम, फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट, वो तमाम फीचर्स जो है वो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो कंट्रोल्ड थे। कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म जो है वो उसको प्रमोट किया। और ये पूरी दुनिया ने एक अजीब, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं दुनिया ने देखा था कि एक कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट चाइना ने दिया और डेंग ज़ियाओपिंग ने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जिसको इम्प्लीमेंट किया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से चाइना ने फिर इस इकोनॉमिक पॉलिसी के ज़रिए डबल डिजिट ग्रोथ, और वो भी कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं, पूरे 40 साल के लिए, 4 डिकेड्स के लिए डबल डिजिट ग्रोथ, 10% ग्रोथ रेट था, 10% इकोनॉमिक ग्रोथ था, जो कि एक फिनोमेना था। पूरी दुनिया इस चीज़ को डिस्कस करने लगी थी कि किस तरीके से चाइना एक डबल डिजिट ग्रोथ को मेंटेन करके रखा हुआ है और वो भी 40 साल तक। और जब चाइना ने ये अपना डबल डिजिट ग्रोथ को मेंटेन रखा और एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे इमर्ज हुआ, तो उसके साथ साथ चाइना ने जब एक इकोनॉमिक जायंट बन गया, तो किस तरीके से उसने अपने आप को एक मिलिट्री जायंट भी बनाया, ये भी इस बुक में डिस्कस किया गया है। और फिर उसके बाद ये बताया गया कि जब चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर लिया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के साथ साथ
चाइना ने स्टेम एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहा जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन तमाम फील्ड्स को भी इस पे भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी था कि दुनिया के साथ compete करना था। तो चाइना ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर भी फोकस किया, इस पर भी इन्वेस्ट किया। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में दो बड़ी कंट्रीज़ जो है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस कर रही हैं। पहली एक है चाइना और दूसरा है इंडिया। चाइना और इंडिया दोनों ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। इससे पहले अमेरिका इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर चुका है, रशिया काफ़ी ज़्यादा फोकस कर चुका है। तो जो भी कंट्री जो इमर्ज होने लगती है पूरी दुनिया में, अपना एक सिक्का मनवाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन चार फील्ड्स पर को फोकस करना ही पड़ता है। और चाइना ने भी इस पर फोकस किया है और अभी भी मज़ीद फोकस इस पर किया हुआ है। अभी भी इन चार फील्ड्स पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है। अच्छा, जब चाइना राइज़ होने लगा तो उस वक्त अमेरिका चूँकि एक इस्टेब्लिश पावर है, रशिया के डिक्लाइन होने के बाद, रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वाहिद सुपर पावर चाइना रह गया था। यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुका था दुनिया। तो यूनिपोलर वर्ल्ड में जिस कंट्री ने यूनिपोलर वर्ल्ड बनने के यूनिपोलर कंट्री बनने के बाद अमेरिका को जिस कंट्री ने थ्रेट किया, जिस कंट्री ने चैलेंज किया, वो है चाइना। चाइना ने अनइंटेंशनली इसको थ्रेट किया। क्यों? क्योंकि एक थूसीडाइड्स ट्रैप एक फ़िलासफ़ी है ये। बेसिकली थूसीडाइड्स जो थे वो एक फ़िलासफ़र थे, आई थिंक ग्रीक फ़िलासफ़र थे। उनकी एक थ्योरी है, वो ये है कि जब कोई कंट्री राइज़ होने लगती है और वो जब राइज़ होती है तो कोई ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंट्री, एक इस्टेब्लिश्ड सुपर पावर होती है, तो ये जो राइजिंग कंट्री है ये उस इस्टेब्लिश्ड सुपर पावर को चैलेंज करने लग जाती है, उसके इंटरेस्ट को चैलेंज करती है। और वो जब चैलेंज करती है तो एक कन्फ्लिक्ट की फ़िज़ा क्रिएट हो जाती है, ना चाहते हुए भी। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। हालांकि चाइना का कोई इंटेंशन नहीं है अमेरिका को थ्रेट करना, लेकिन ये चूँकि एक बाय लॉ नेचर ही इस तरह की है कि जब कोई कंट्री राइज़ होने लगती है, राइज़ हो रही होती है, तो जो इस्टेब्लिश्ड कंट्री होती है, इस्टेब्लिश्ड पावर होती है, उसके लिए एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है। और ये चैलेंज जो है ये कन्फ्लिक्ट की फ़िज़ा क्रिएट कर देता है। तो इसको कहते हैं थूसीडाइड ट्रैप। तो ये थूसीडाइड ट्रैप जो है वो क्रिएट हो चुका है आज के दौर में। आज इस वक्त जो है वो एक कन्फ्लिक्ट की फ़िज़ा क्रिएट हो चुकी है, चाइना वर्सेस अमेरिका। और हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, अखबार में भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में हम देखते हैं कि हमें लगता है कि एक क्लियर कट जो है कन्फ्लिक्ट की फ़िज़ा है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और जब जब चाइना राइज़ होने लगा तो फिर एक रीजनल और ग्लोबल पावर्स के लिए एक थ्रेट बन गया। रीजनल पावर्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया, ऑब्वियसली इस रीजन में दो बड़ी कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना। तो इंडिया के लिए एक थ्रेट है चाइना, क्योंकि जिस तरीके से वो राइज़ कर रहा है मिलिटरली भी और इकोनॉमिकली भी, तो इंडिया के लिए थ्रेट है। उसके साथ साथ ग्लोबली जब हम बात करते हैं तो अमेरिका के लिए एक थ्रेट चाइना बन रहा है। तो वो किस तरीके से बन रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें इस बुक में डिस्कस की गई हैं। अच्छा जी, फिर आगे बात करते हैं। इस बुक में क्या बात की गई है कि जी इमरजेंस ऑफ चाइना इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू न्यू। ये जो चाइना का इमर्ज होना है ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक न्यू तरीके की जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सिचुएशन, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि न्यू स्ट्रेटजीज़ बन रही हैं, राइवलरीज़ क्रिएट हो रही हैं, न्यू ब्लॉक्स बन रहे हैं। और ये सारे जो हैं वो बेसिकली चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए बन रहे हैं। अच्छा जी, फिर आगे इस बुक में ये डिस्कस किया गया कि राइजिंग चाइना इज़ आल्सो चैलेंज फॉर दी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, चाइना का इमर्जिंग चाइना का जो चाइना जिस तरीके से इमर्ज हो रहा है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। वो चैलेंज क्या है? वो दो चीज़ें हैं जो कि चैलेंज क्रिएट कर रही हैं। पहला ये है कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हों, क्योंकि अमेरिका के ताल्लुकात चाइना के साथ एक कन्फ्लिक्ट की फ़िज़ा क्रिएट हो चुकी है। उस सूरत में पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरीके से अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ, जो कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है और बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसको किस तरीके से मेंटेन रखे, इस तरीके से मेंटेन रखे कि यूएस भी ऑफेंड ना हो उससे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है
कि वो किस तरीके से चाइना के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है कि विदाउट ऑफेंडिंग यूएस। उसके बाद दूसरा चैलेंज पाकिस्तान को क्या है कि हाउ पाकिस्तान कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। चाइना जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिकली चाइना से मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे ले सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑलमोस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री बनती जा रही है। तो चाइना को इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं। चाइना जो है वो पाकिस्तान में भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान में, जैसे इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही इतनी ज़्यादा यहाँ पे आ जाती हैं। और पाकिस्तान का जो इंपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो जो लोकल इंडस्ट्री वो ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। दूसरा एक है जो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि चाइना की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में आती हैं। तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है कि चाइना नाराज़ भी ना हो। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम चाइना से प्रोडक्ट्स ना लें, चाइना हमारी ज़रूरत भी है, और हम किस तरीके से उसको मैनेज करें, किस तरीके से बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट चाइना से ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का। अच्छा, फिर आगे चल के इस बुक में ये बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से लर्न कर सकता है चाइना से, कि जो चैलेंजेस पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, किसी दौर में चाइना जो है वो सेम चैलेंजेस चाइना फेस किया करता था, लेकिन चाइना ने उससे किस तरीके से बाहर निकला। तो वो 4 बुनियादी रीज़न्स हैं जिसकी बुनियाद पे चाइना जो है वो जो प्रॉब्लम पाकिस्तान आज फेस कर रहा है और जिस दौर में चाइना फेस कर रहा था, तो चाइना उस प्रॉब्लम से निकला। क्यों? क्योंकि उसने सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसने ऑस्टेरिटी की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उसने ऑस्टेरिटी की जब पॉलिसी का हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब चाइना में जो एक ट्रेंड था, चाइनीज़ जो है बाय नेचर भी बहुत ही ज़्यादा वो सेविंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो कंजम्पशन की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। हम जो है वो कंज्यूमर्स अच्छे हैं, लेकिन जो चाइनीज़ जो हैं वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना, उसको सेव करना जानते हैं। तो उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स भी लिए, सेल्फ रिलायंस के भी फोकस किया, ऑस्टेरिटी पे भी फोकस किया, लो रिस्क अपनी फॉरेन पॉलिसी पर लो रिस्क पे फोकस किया। चाइना जो है उसने ये देखा कि चाइना की शुरू से ये पॉलिसी रही है, चाइना कभी भी एग्रेसिव कंट्री नहीं रहा है। हाँ, जब उसके इंटरेस्ट को आप हर्ट करोगे तब चाइना एग्रेसिव होगा। उसके बावजूद जिस तरह चाइना और इंडिया की बात करते हैं, चाइना और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्लैश है, लेकिन उसके बावजूद चाइना ये चाहता है कि इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे रहें। चाइना किसी भी कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को बुरा नहीं रखना चाहता, ख़राब नहीं करना चाहता। तो चाइना की शुरू से ये पॉलिसी रही है, लो रिस्क पॉलिसी रही है, कि वो तमाम मेजर्स लिए जाएँ कि उसको इतने ज़्यादा एग्रेसिव मेजर्स ना लेने पड़े और वॉर की तरफ ना जाना पड़े। तो इसको कहते हैं लो रिस्क मेजरमेंट उसने लिए, लो रिस्क मेजर्स लिए उसने, और लो रिस्क पॉलिसी अडॉप्ट की। और उसने नॉन एडवेंचरिस्ट पॉलिसी उसने अडॉप्ट की कि इतने ज़्यादा एडवेंचरिस्ट ना हो पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रेटजिक रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिसी हाई रिस्क पॉलिसी होती है। चूँकि इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारे ईरान के साथ भी ताल्लुकात इतने कोई ख़ास नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और अमेरिका का इंटरेस्ट जो भी अमेरिका की तकरीबन 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो पॉलिसी है वो एक तो वो हाई रिस्क भी रही है, वो एडवेंचरिस्ट भी रही है। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो बियर करना पड़ा है। और हम जो है आज जिस तरीके से चाइना जो अफ़गानिस्तान से चाइना अमेरिका निकलता जा रहा है, तो अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, उसमें हमें ये चाहिए कि हमें लो रिस्क पॉलिसी को अडॉप्ट करें, सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करें, और ऑस्टेरिटी की पॉलिसी को अडॉप्ट करें, और हम नॉन एडवेंचरिस्ट बने। ये तमाम पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे तो हम जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हम जो डिफेंस पे खर्च करते हैं, वो तमाम रिसोर्सेज हम स्टैम पे खर्च कर सकेंगे, वो तमाम रिसोर्सेज हम सोशल डेवलपमेंट पर फोकस कर सकेंगे हम। और सोशल डेवलपमेंट की बात जब हम बात करते हैं तो इसके मुराद एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर फोकस कर सकेंगे। जब इस पर फोकस करेंगे तभी हम जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकेंगे, जिस तरह से चाइना ने किया, तो तब भी हम जो है वो प्रोग्रेस कर सकेंगे। ये तमाम चीज़ें इस बुक में डिस्कस की गई हैं। इस बुक में एक और चीज़ भी डिस्कस की गई है कि हमें चाइना की एक्चुअल जो कल्चर है, वहाँ के इकोनॉमिक किस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया है, कल्चर किस तरीके से का वहाँ पे है, और जो मिलिटरीली पावर वो बनता जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें इस बुक में डिस्कस की गई हैं। इसलिए ये बुक जो है वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हिसाब से
और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके हिसाब से, पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स है उसके हिसाब से ये बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करें और इस बुक का मुताला ज़रूर करें। तो ये था रिव्यू आज की बुक का। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसका अच्छा लगा तो और अगर कुछ सवाल हैं आपके तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के।